स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सालों से वैश्विक मंच पर अपने देश को स्वीकृत परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश की है, जिसकी झलक आए दिन देखने को मिलती है। बीजिंग में हाल ही में हुई विजय दिवस परेड और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक में एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर उभर कर सामने आई, जो किम की परमाणु चाहत को फिर से साफ कर गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी उनके साथ दिखे। तो क्या नॉर्थ कोरिया एक स्वीकृत परमाणु मुल्क बन पाएगा? आइए देखते हैं इसी पर हमारी खास पेशकश पड़ताल। नॉर्थ कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है उनकी न्यूक्लियर पावर्स को लेकर, और हम कह सकते हैं मान्यता को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि किम जोंग उन ने सालों से वैश्विक मंच पर एक मुद्दा उठाया है, और वह मुद्दा रहा है कि उसे न्यूक्लियर देश होने के लिए एक मान्यता क्यों नहीं दी जाती है। इस बीच आपको बता दें कि परमाणु शक्ति के रूप में अगर हम बात करें, कभी भी नॉर्थ कोरिया को एक एक्सेप्टेंस नहीं मिली, मतलब कि एक हम कह सकते हैं मोहर नहीं दी गई। अगर पूरी एक हम लिस्ट भी देखते हैं जिसमें चाइना का नाम शामिल है, अमेरिका का नाम शामिल है, भारत का नाम शामिल है, पाकिस्तान का नाम शामिल है, लेकिन इजराइल का नाम अगर हम देखें तो ये सभी अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो उन कंट्रीज़ को एक तरीके से एक स्वीकृति जो है वो मिली है। वो अलग कहानी है कि इन देशों को भी अपने लेवल पर एक जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो सामने आई है। बता दें कि हाल ही में बीजिंग में एक विजय दिवस परेड और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक में एक बड़ी एक रणनीतिक तस्वीर जो है वो सामने आती है। यहाँ पे जानकारी ऐसे मिल रही कि शिखर सम्मेलन में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली जो बात थी वो ये थी कि चीनी आधिकारिक जो बयान है उसमें एक शब्द है, यानी कि एक ऑफिशियल बयान है, उसमें सामने आया परमाणु निरस्त्रीकरण, यानी कि उसके अंदर जो उसको मान्य नहीं मानता है परमाणु एनर्जी के तौर पर, कैंसलेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं, रद्द करना कह सकते हैं, ये शब्द जो है वो गायब था। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने अपने बयान में नॉर्थ कोरिया को लेकर इस तरीके से परमाणु शक्ति को लेकर, न्यूक्लियर पावर को लेकर इस तरीके का बयान जो है वो दिया गया हो। अब ये संयोग तो नहीं हो सकता है, इसमें हम कह सकते हैं एक नए इंडिकेशन जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच में। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि किम के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं मानी जा रही है, वैश्विक पटल पर भी अगर हम बात करें, नॉर्थ कोरिया जो लगातार बढ़ती जा रही है उसकी ताकतें, उसको लेकर भी हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो नजर आ रहा है। परमाणु नीति पर चीन की जो ये चुप्पी है, ये बड़े एक भू राजनीतिक बदलाव के रूप में इसको देखा जाना चाहिए या फिर एक राजनीतिक चुप्पी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर जो है वो समझने वाली है। अब चीन की अगर बात की जाए तो वो लंबे समय से उत्तर कोरिया के परमाणु जो उनके प्रोग्राम्स हैं, परमाणु जितने भी उनके कार्यक्रम हैं, तमाम चीज़ों के वो खिलाफ ही रहा है। अब आप जानिए कि साल 2016 और 2017 में चीन ने अमेरिका और रूस के साथ मिलकर उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का समर्थन किया था, यानी उसका फेवर किया था। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है, पिक्चर चेंज हो रही है। ये बड़ा प्रश्न है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या ये जो किया जा रहा है इसके पीछे ये सोच है कि अमेरिका को टैकल कर लिया जाएगा, एक परमाणु शक्ति को, एक परमाणु टोकन शक्ति आप कह लीजिए, यहाँ पर टोकन परमाणु शक्ति के रूप में क्या यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उत्तर कोरिया का? क्या जो एक पावर बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, अमेरिका को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है, ये माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बदला हुआ रुख जो है वो केवल उत्तर कोरिया के लिए ही नहीं है, नॉर्थ कोरिया के लिए ये बदलाव नहीं है। इससे दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में भी उनके जो परमाणु विकल्प हैं उन पर विचार जो है वो करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि भाई एशिया में हथियारों की एक होड़ को जन्म दे सकता है। यानी एशिया में हथियार, अब सब कुछ जो है अब एशिया के हिसाब से, एशिया के दृष्टिकोण से चलाने का प्रयास भी आप इसको समझ लीजिए। और चीन और अमेरिका के बीच में जो रस्साकसी है, रस्साकशी वो भी आप उसको समझते हैं कैसे। नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका का क्या रुख है वो भी आपने लंबे समय से देखा। और किम जोंग उन की जो युद्ध को लेकर सोच है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर सोच है, उससे पूरे उस इलाके में और ख़ासतौर पर अमेरिका को भी थोड़ा सा डर तो है। अब क्या ये जो चुप्पी है ये इस ओर इशारा करती है कि हम एक तरीके का मौन समर्थन दे रहे हैं उत्तर कोरिया को, एक तानाशाही रजीम को,
एक पावर बैलेंस के शिफ्टिंग की ओर ये इशारा। अब जो रूस तो पहले ही उत्तर कोरिया के साथ था ही, चीन भी साथ है ही एक तरीके से, लेकिन परमाणु शक्ति बनने देने के लिए अनुमति तो नहीं दी जा सकती थी पहले। लेकिन अब ये जो चुप्पी साधी जा रही है, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला भी है, लेकिन ये शायद एक संदेश है जो जाता है अमेरिका को, एक संदेश है बाकी ग्लोबल पावर्स को कि भाई हमारा जहां पर हित होगा हम उसका समर्थन करेंगे। किम पुतिन की नई दोस्ती, क्या रूस दे रहा है परमाणु ताकत को नई जमीन? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया और रूस के बीच संबंध एक बार फिर से प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दिए, नई ऊंचाइयों पर पहुंचते दिखाई दिए। विजय दिवस परेड के दौरान याद होगा आपको, चीन में विजय दिवस परेड, उसमें किम जोंग, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, एक अलग ही तस्वीर जो है वो वहां से निकल कर के सामने आई थी। और ऐसे में ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, इसके पीछे जो है कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई, बातचीत का दौर चला। उस तस्वीर से ये बात निकल करके सामने आती है कि एक गंभीर सैन्य साझेदारी का इशारा भी हुआ था। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, पुतिन ने खुलेआम किम से ये वादा कर दिया कि रूस उत्तर कोरिया की तरफ से जो कुर्बानी दी गई है उसको कभी नहीं भूलेगा, खासतौर से यूक्रेन युद्ध के दौरान। इसके अलावा रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि वो उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु ताकत को समझता है और उसका वो सम्मान भी करता है। और ये कहना महज अमेरिका के लिए टेंशन है, क्योंकि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाने के और आगे जो है वो पहुंच गया है। और ऐसे में देखें, जो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये सहयोग सिर्फ हथियारों के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रूस कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से भी उत्तर कोरिया को जो है समर्थन दे सकता है, मदद उसका कर सकता है। और एक तरह से ये खतरनाक संकेत है। परमाणु और प्रसार की वैश्विक संधियां अब महज औपचारिक ही बनती जा रही हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो कुछ दिन के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो परमाणु हथियार निर्मित नहीं करेंगे। लेकिन अब सब कुछ ये जो है धराशायी होता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अब पेपर में है, इसको मानता कोई नहीं, ना ईरान ना उत्तर कोरिया। एक सवाल उठता है कि क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सभी जो रणनीति है वो फेल हो गई है? क्या ये मान के चला जाए कि अमेरिका जो है वो इस समय दिशाहीन हो गया है उत्तर कोरिया को लेकर, या फिर ये माना जाए कि वो पूरी तरीके से विकल्पहीन हो गया है? आपको ध्यान में होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किम के साथ पिछले टेन्योर में, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप 1.1 था, तो उस समय उन्होंने एक ऐतिहासिक बातचीत की शुरुआत की थी। परमाणु जो हथियार हैं उनको निशस्त्रीकरण के आगे, इन वादों के आगे ये बढ़ नहीं पाई। कहा यह जा रहा था कि इन बातचीत के जरिए एक हल निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये उससे आगे बढ़ी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बातचीत के जो है वो संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं उत्तर कोरिया के साथ, क्योंकि जो वैश्विक हालात हैं वो अब पूरी तरीके से बदल गए हैं। यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव है और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख में बहुत तेजी से गिरावट आई है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर अलग अलग राष्ट्रों ने जो अमेरिका को जवाब दिया है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख जो है वो लगातार गिरी है। इन सबके बीच उत्तर कोरिया के साथ कोई गंभीर समझौता करना लगभग अभी संभव नजर नहीं आता। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो किम जोंग चीन और रूस से उनकी जो समर्थन है उसको लेकर उनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक जो है वो ढीली पड़ती जा रही है, विदेश नीति जो है वो ढीली नजर आ रही है। किम अब ऐसे नेता बन चुके हैं जिसके पास परमाणु ताकत भी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके जो सहयोगी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। सहयोगी कौन? दुनिया के दो सबसे बड़े और शक्तिशाली मुल्क, एक तरफ रूस है, पुतिन के साथ भी उनकी तस्वीरें आती हैं, दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी उनकी तस्वीरें आती हैं। ये तस्वीरें अमेरिका को परेशान करने वाली हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया और रूस के बीच में तो संबंध पहले अच्छे थे, लेकिन अब चीन का भी साथ मिलना ये तिगड़ी क्या अमेरिका की
विदेश नीति पर एक करारा प्रहार है। ये तिगड़ी क्या अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका खेल बिगाड़ेगी। यही सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही हैं, इसलिए वो उत्तर कोरिया के साथ एक बार फिर से बातचीत करना चाहते हैं। चाइना की इस परेड में कई महत्वपूर्ण तस्वीरें देखने को मिली और एक तस्वीर ऐसी थी जो पूरी दुनिया को एक संदेश दे रही थी। चीन रूस किम की जोड़ी, क्या ये एक नया गठजोड़ है? और अगर ये गठजोड़ है तो क्या ये नए विश्व व्यवस्था की तस्वीर दर्शाती है या फिर वैश्विक अस्थिरता को दर्शाती है? दरअसल जिस तरह से परेड हुई, यहाँ पर एक प्रतीकात्मक क्षण भी नजर आया जब शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन या फिर किम जोंग उन एक साथ एक जगह पर तियानमेन गेट के पास में खड़े थे, उसकी बालकनी में आके खड़े नजर आए और वो तस्वीर आपको याद होगी, वो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने थी। लेकिन ये मान के चलिए कि जब व्लादिमीर पुतिन हो, किम जोंग उन हो या फिर हमने देखा कि किस तरह से शी जिनपिंग, ये सब जब तीनों एक साथ नजर आए तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी बल्कि ये एक नई वैश्विक धुरी की तस्वीर पेश करती है। ये उसके संकेत देती है जो अमेरिका नेतृत्व वाला विश्व एक तरह से जो हिस्सा है वो उस विश्व व्यवस्था को चुनौती देती है। अब ये जो गठबंधन है इसका एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। वो महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दरअसल ये जो तीनों देश हैं ये संप्रभुता और अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ एक साझा रणनीतिक तौर पर साझा दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन इसी के साथ ये जरूर स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु हथियार, न्यूक्लियर हथियार इन देशों की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये उसका केंद्र है। अब इस पूरे गठबंधन को पश्चिमी देशों की चिंताएं इससे और भी ज्यादा गहरा गई हैं, क्योंकि अगर देखा जाए वैश्विक तनाव और हथियारों की दौड़ की एक नई शुरुआत हो सकती है। रशिया के पास में अपने एक नए तरीके के हथियार हैं। शी जिनपिंग हो या किम जोंग उन, उनकी विचारधारा और उनके स्टैंड लगातार समय समय पर सामने आते रहे हैं। लेकिन इन तीनों की एक साथ तस्वीर, ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों की चिंता जरूर बढ़ा सकते हैं। इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों का एक साथ ऐसे समय पर मिलना जब पूरी दुनिया में एक अलग तरह की अस्थिरता का भाव कुछ कुछ इलाकों में नजर आ रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद दुनिया ने कभी दूसरा कोई परमाणु हमला नहीं देखा, और जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम बहुत कम ताकत वाले थे, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा थी कि उसकी चर्चा आज तक की जाती है और उसके नतीजे दशकों तक हिरोशिमा और नागासाकी पर देखे जाते रहे। और यहीं से शुरू हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रेस। पहले अमेरिका, रशिया, फिर धीरे धीरे दूसरे मुल्कों ने भी इस रेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आज की तारीख में आलम यह है कि दुनिया का हर छोटा बड़ा देश अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखना चाहता है। कहीं ना कहीं अमेरिका इस पर मॉनिटरिंग रखता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के हाथ में न्यूक्लियर पावर होना मुसीबतें खड़ी करता है, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया भर के आतंकी संगठन मौजूद हैं जिनके हाथ में ये न्यूक्लियर वेपन जा सकते हैं। खैर, ये तो बात रही न्यूक्लियर वेपन की, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी दोबारा क्यों नहीं हुआ जानते हैं? क्योंकि उसके बाद दुनिया में ऐसी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाई गई जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि धरती का एक बड़ा हिस्सा एक साथ बम धमाके से न्यूक्लियर के इस्तेमाल से उड़ा जा सकता है। इसलिए इसके बाद न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बॉम्ब कहें आप, ये वेपन ऑफ डेटरेंस बन गया, जिसे आप एक रक्षा का हथियार भी कह सकते हैं या फिर खौफ पैदा करने वाला हथियार। और इसी रेस में अब एशिया में क्या डोमिनेंस शुरू हो चुकी है, यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चीन के द्वारा किम को परमाणु मान्यता देने का मौन संकेत और रूस का खुला समर्थन अब दक्षिण कोरिया को और जापान को रणनीतिक रूप से सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया को परमाणु देश के रूप में मान्यता मिल जाती है, परमाणु शक्ति के तौर पर मान्यता मिल जाती है, तो सबसे बड़ा खतरा और सबसे ज्यादा खतरा जापान को, साउथ कोरिया को और इसके साथ साथ अमेरिका को होगा। दक्षिण कोरिया में पहले से ही घरेलू स्तर पर यह बहस तेज हो गई कि क्या देश को अपनी खुद की परमाणु नीति अपनानी चाहिए। जापान, जिसने अब तक शांति और परमाणु हथियारों के विरोध की नीति अपनाई थी, अब अपने रक्षा बजट और नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। अगर अमेरिका की परमाणु सुरक्षा छतरी पर भरोसा कमजोर होता है तो पूरा एशिया एक नए परमाणु युग में प्रवेश कर सकता है, जिसमें हथियारों की दौड़ और क्षेत्रीय तनाव की कोई सीमा नहीं होगी। खास करके नॉर्थ कोरिया के साथ लगे वो देश जिनके साथ नॉर्थ कोरिया की नहीं बनती है, जिसमें सबसे बड़ा
और सबसे पहला नाम अमेरिका ही है। उसके बाद एशिया में आने वाले साउथ कोरिया और जापान का नाम भी नॉर्थ कोरिया के दुश्मनों में शामिल है।